हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और इंग्लिश का पेपर सोल्व कर लेते हैं जो कि PT2 एग्ज़ाम में आ चुका है PMC केंद्रीय विद्यालय में। देखो, किसी भी स्कूल से हो आप, ये फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका सिलेबस सेम है, आपके NCERT सेम है और आपके चैप्टर सेम है। फ़र्क पड़ता है कि आप किस नियत से पेपर को सोल्व करते हो। देखो, आपको बस आँख बंद करके विश्वास करके पेपर सोल्व करना है, वीडियो देखनी है और आपका रिविज़न, अप्रोच और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, पेपर एनुअल एग्ज़ाम्स की तरफ जा रहे हैं। पेपर बहुत सारे स्कूल्स में ख़त्म हो चुके हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप और चीज़ों में ध्यान लगाओ। अब बिल्कुल फोकस होकर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करो और अपना पेपर अच्छे से सोल्व करो और पेपर की तैयारी करो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हम PMC केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। सेक्शन A की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग सेक्शन आपके सामने। पेपर सोल्व करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्म करना चाहता हूँ एक चीज़ के बारे में कि मैंने एक इंस्टा अकाउंट क्रिएट किया है जिसको आप जाकर फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैं लाइफ के बारे में, आपके बारे में, कनेक्टिविटी के लिए कुछ चीज़ें, वीडियोस और स्टोरीज डाला करूँगा जो आपकी लाइफ में आपको बेहतर तरीके से मदद करेगी सोचने पर, आपको खोलेगी, आपको अंदर से सोचने पर मजबूर करेंगी। चीज़ें चलती कैसे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इंस्टा अकाउंट का नाम है लाइफ बिटवीन लाइन्स। अब इसकी स्पेलिंग ध्यान से देख लो। बिटवीन की स्पेलिंग BTWN है। ठीक है, ये लाइन्स है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं सम्राट बालियान। क्लियर? ये आपका इंस्टा हैंडल है जिस पर आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, लाइफ बिटवीन लाइंस, जिस पर आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा अगर आप इंस्टा चलाते हैं जिससे कि आप फोकस रहें लाइफ को लेके और इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड ना हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन A जो कि 10 नंबर का आएगा। देखो, अब यहाँ पर आते हैं अपने पैरा पर। टीचर आपसे चाहता है कि क्या आप पैरा पढ़कर आंसर सही दे सकते हो। तो आपको ये पैरा याद नहीं करना है, आपको ये पैरा बस 1 गो में पढ़ना है। एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट पैरा कंप्लीट करके, ये पूरा पैसेज एक बार में नहीं पढ़ेंगे आप। फर्स्ट पैरा कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन में अगर आंसर मिल गया आपको पहले पैरा से, फर्स्ट पैरा से अगर आपको आंसर मिल गया ठीक है, नहीं मिला सेकंड पैरा पर जाओगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर फर्स्ट पैरा से मिल गया, आप सेकंड पैरा पर नहीं जाओगे। जैसे ही आप अटकोगे, क्वेश्चन में आंसर नहीं मिलेगा आपको ऑप्शंस में, तो आप नेक्स्ट पैरा तब पढ़ोगे। ठीक है, इस तरह से आपको बांट के चलना है काम। आइए पढ़ते हैं। तो 1 गो में कैसे पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पोएट, राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलोसफर। ही वॉज बोर्न इन 1861 in Kolkata to Devendranath Tagore and Sarda Devi. Young Tagore was popularly called Rabi. Music was an important part of the Tagore family. Rabi too liked poetry and music. He wrote his first poem, Banphool, when he was just 15. It was later published in a magazine. क्लियर? अब देखो, इसको कोशिश मत करो कि हर लाइन को समझने की कोशिश मत करो। जितना समझ में आया उतना छोड़ो और क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। जैसे ही आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर। आपके सामने राइटर, पोएट, अ पोएट, राइटर और अ फिलोसफर, अ पोएट, राइटर, म्यूजिशियन और फिलोसफर। देखो, यहाँ पर पहले ही पार्ट में हमें याद है कि जिक्र हुआ था। तो क्या क्या जिक्र हुआ था। राइटर, पोएट, म्यूजिशियन, फिलोसफर, 4 चीज़ें बताई गई हैं। वो 4 चीज़ों में माहिर थे। तो 1, 2, 3, 4 और वो भी सारी सही हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अब देखो, आपने ऊपर पैरा एक बार पढ़ चुके हैं आप, फर्स्ट पैरा पैसेज का। तो अब सेकंड क्वेश्चन पर आओगे। वट वॉज हिज निक नेम व्हेन ही वॉज अ यंग चाइल्ड। राजा, रविंद्रनाथ, रवि और राकेश। देखो, मुझे पैसेज पर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे याद आ गया, मैंने रवि पढ़ा था। तो 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रवि। अब हो सकता है कि पहले पैसेज में से आपका क्वेश्चन आए या ना आए। ठीक है, देखते हैं। सी पूछता है हाउ ओल्ड वाज टैगोर व्हेन ही रोट हिज फर्स्ट पोएम बानफूल। जब बानफूल उन्होंने लिखी तो कितने साल के थे, टैगोर कितने साल के थे। तो यंग टैगोर वाज पॉपुलरली कॉल्ड रवि। म्यूजिक वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टैगोर। रवि टू लाइक्ड पोएट्री एंड म्यूजिक। ही रोट हिज फर्स्ट पोएम बानफूल व्हेन ही वॉज देखो 15 ईयर्स।
व्हेन ही वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। तो आपने देखा थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हमें पहले पैसेज में से मिल गया। सेकंड, इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखो आपने कितना पढ़ा, कितना टाइम बचा लिया, इतना आपको पढ़ना नहीं पड़ा फर्स्ट टाइम में। अब देखते हैं डी क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ टैगोर्स फेमस वर्क्स अर्नड हिम द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। तो 1913 में उनके किस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अब देखते हैं, देखो नोबेल प्राइज़ पर ही रुकेंगे, तब तक हम रीड करेंगे सीधा सीधा। तो रविंद्रनाथ हैड अ कीन इंटरेस्ट इन द फोक म्यूजिक ऑफ बंगाल। He used it in many of his songs. Our national anthem Jan Gan Man was composed by him. Tagore wrote nearly 50 books and more than 3,000 poems. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913 for his book. Which book it is? तो बेसिकली वो कौन सी बुक थी? गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए मिला। ऑप्शन में देख लेते हैं, ए गीतांजलि सबसे पहले मिल गया हमें, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। अब हमने वहीं पर पैसेज छोड़ दिया, गीतांजलि तक पढ़ा हमने और यहीं तक पैसेज छोड़ दिया। अब फिर से हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन ई पूछता है, व्हाट डिड रविंद्रनाथ टैगोर बिलीव वाज द की टू इंडियाज प्रोग्रेस। उनका क्या बिलीव था कि इंडिया की प्रोग्रेस किस चीज़ में है। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ बिलीव दैट एजुकेशन वॉज द ओनली मीन्स थ्रू विच इंडिया कुड प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस के बारे में बात हो रही है, इंडिया के कौन सा तरीका है? ओनली मीन्स, बिलीव दैट एजुकेशन वॉज द ओनली मीन्स। ठीक है, तो एजुकेशन की बात हो रही है। अब देखते हैं, ऑप्शन में एजुकेशन है नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी कहता है एग्रीकल्चर, थर्ड पॉइंट कहता है पॉलिटिकल रिफॉर्म और फोर्थ पॉइंट कहता है एजुकेशन। तो हमारा आंसर एजुकेशन पर हम लगा देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पूछता है आपसे, एफ पूछता है, एफ सिक्स्थ क्वेश्चन पूछता है एफ। व्हेन वॉज शांति निकेतन फाउंडेड, व्हाट इज इट नोन एज टुडे। शांति निकेतन कब स्थापना हुई और आज हम उसे कैसे जानते हैं। तो देखो इसके बाद यहाँ से आगे पढ़ेंगे। ही फाउंड, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वो जो हमने पढ़ चुके हैं उसके पीछे का आंसर तो नहीं है कहीं से, नहीं। जो शांति निकेतन की बात हुई है अब तक उसका जिक्र कहीं नहीं आया। आगे पढ़ते हैं। ही फाउंडेड अ स्कूल एट शांति निकेतन इन 1901। कब? 1901। इट इज़ नोन एज द विश्व भारती यूनिवर्सिटी और आज हम उसे कैसे जानते हैं? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो आप आंसर लिखेंगे कि एफ का आंसर आप लिखेंगे यहां पर लिख लेते हैं, शांति निकेतन was founded in 1901 1901 में। Today it is known as विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी हमें पैसेज में से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जी। स्टेट वेदर द गिवन सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है आपको। रविंद्रनाथ टैगोर्स फैमिली हैड नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक। ये तो बिल्कुल गलत बात है। शुरू में बताया गया था कि फैमिली का इंटरेस्ट था म्यूजिक के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर्स फैमिली हैड नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो फॉल्स हो जाएगा। एच देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने, सुटेबल वर्ड फिल करना है। रविंद्रनाथ टैगोर हैड अ कीन इंटरेस्ट इन द फोक म्यूजिक ऑफ वेस्ट बंगाल। फोक म्यूजिक ऑफ बताया था शुरू में ही, फोक म्यूजिक ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट आई पूछता है आपसे, फाइंड आउट द वर्ड्स इन द पैसेज विच आर सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ। देखो आपके सामने दो वर्ड दिए हैं, पैसेज में से ऐसे दो, इन दोनों वर्ड के सिमिलर वर्ड, मीनिंग में जो सिमिलर है ऐसे वर्ड्स निकालने हैं। जैसे डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट का सिमिलर मीनिंग कहाँ पर है? देखो ये तो आपको ध्यान से ही देखना पड़ेगा। जब हम बात कर रहे थे कि हमारा रविंद्रनाथ बिलीव दैट एजुकेशन वॉज द ओनली मीन्स थ्रू विच इंडिया कुड प्रोग्रेस। देखो इंडिया की प्रोग्रेस की बात हो रही है, मतलब डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो डेवलपमेंट का तो प्रोग्रेस आ गया, डेवलपमेंट का तो प्रोग्रेस आंसर हो जाएगा।
सिमिलर मीनिंग रखते हैं, ठीक है। और रिसोर्सेज की अगर बात करें तो रिसोर्सेज में आप देखो, रिसोर्सेज का मतलब होता है साधन बेसिकली, और साधन मीन्स भी लिखा जाता है, ओनली मीन्स, सिर्फ एक यही साधन है देश को आगे बढ़ाने का, तो मीन्स आ जाएगा, ठीक है। रिसोर्सेज का इक्वल हो जाएगा मीन्स, ठीक है, साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, सेक्शन बी, क्रिएटिव राइटिंग आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रमन और रीना inviting him or her to visit the book fair which is going to be held in your city in February. You are Rohit or Sarla living at Tiwari Tola, सहरसा। तो आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को कि आपको इनवाइट करना है एक बुक फेयर में जो कि होने वाला है आपके शहर में फरवरी में। आप हो रोहित या फिर सरला और कहाँ रहते हो, तिवारी तोला में, सहरसा नाम की जगह पर, ठीक है। तो अब आप कैसे लिखोगे, आप इस लेटर को अपने एक जगह लोगे और उसको बिल्कुल पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना होता है। देखो लेटर का मेन काम क्या होता है, आपको फॉर्मेट के भी नंबर मिलते हैं, आप किस तरह से लिखते हो, 2 नंबर इसी बात के होते हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हो ये बात की बात है, किस तरह से लिख रहे हो ये पहली बात है। तो देखो हम सीखते हैं वो चीज़ जो आपको हर लेटर में मदद करेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इनफॉर्मली आए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर विद्यालय रिक्वेस्टिंग हर टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्शन टू अ नियर बाय हिल स्टेशन फॉर ग्रेड 7 स्टूडेंट ऑफ योर विद्यालय। देखो आपके सामने दोनों ही आ गए, इनफॉर्मल भी आ गया और फॉर्मल भी आ गया लेटर। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो है, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट है, वो कुछ भी आ सकता है, अपने दोस्त, पापा को, किसी को, प्रिंसिपल को, कुछ भी आ सकता है। अब उसको छोड़कर हम क्या कर सकते हैं, हमें जो याद रखना है, जो हमें सीखना है, क्या हम नंबर मतलब जो आपको रट के ही जाना है, उसके अलावा सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या लिखना है वो अलग चीज़ हो सकती है, बट जो आपको लिखना ही लिखना है, आइए उस पर बात करते हैं। देखो पहले मैं कर लेता हूँ इसको थोड़ा नीचे, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आप बताओ कौन सा कलर रखा जाए, येलो कर ले, चलो येलो कर लेते हैं। और ये हो गया हमारा पेज जो कि हमारा जाएगा इस तरफ, क्लियर। अब हम इस पेज को फॉर्मल के लिए बनाते हैं पहले। फॉर्मल लेटर, क्लियर। फॉर्मल लेटर में क्या होगा, ये होते हैं दोज लेटर्स, आपको समझाने के लिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने के लिए, विच आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पज, are known as formal letters, क्लियर। जैसे टू कलेक्टर, टू एडिटर, टू मैनेजर और टू प्रिंसिपल। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे एड्रेस लिखोगे, इसके बाद आप डेट लिखोगे, ठीक है। इसके बाद आप टू द प्रिंसिपल होगा, एडिटर होगा, जो भी होगा, ठीक है। बाकी डेट और एड्रेस इसको स्किप भी किया जा सकता है, मैं प्रॉपर फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसको स्किप भी किया जा सकता है, ठीक है। टू द प्रिंसिपल ऑफ केंद्रीय विद्यालय, स्कूल का नाम एंड जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप सब्जेक्ट डालोगे, सब्जेक्ट के बाद आप फिर से एक लाइन छोड़ोगे और रिस्पेक्टेड सर और मैडम जो भी हैं, क्लियर। फिर आप स्टार्ट करेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन या कुछ भी,
सॉरी गला ख़राब है थोड़ा। और यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे अपना पूरा लेटर, जो लास्ट में आके आ जाएगा आई शॉल बी थैंकफुल, और यहाँ पे लिख सकते हो आप योर, जैसे स्कूल में लिखते हैं योर ओबीडियंटली योर सिंसियरली और अपना नेम। क्लियर? यहाँ पर उनके साइन हो जाते हैं। इस तरह से आप लिखते हो, एक तरफ पूरा अलाइन होकर चलेगा ये, ठीक है, इस तरफ पूरा अलाइन होकर चलेगा। अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल लेटर में क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर में आप याद रखोगे कि आप किसी दोस्त, पेरेंट्स को, कलीग को लेटर लिख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल 4 चीज़ें आ जाएंगी। आपका एड्रेस, क्लियर, यहाँ पर आपकी डेट, फिर आपकी ग्रीटिंग आ जाएगी, जैसे डियर, आपका जो भी दोस्त का नाम होगा, क्लियर। यहाँ पर मेन बॉडी आ जाएगी जो आप उसको लिखोगे, जैसे आपने स्टार्ट करते हो आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, और फिर यहाँ से आप अपनी बात कहना स्टार्ट कर सकते हो जो भी आपको क्वेश्चन में कहा गया है। उसके बाद लास्ट आपका लवली फ्रेंड या कुछ भी क्लोजिंग के साथ, क्लोजिंग सेंटेंस, एंड आपका नाम या सिग्नेचर कह लो। और ये क्या हो गया, मेन बॉडी पार्ट, मेन पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पेपर में इस तरह से लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, ग्रामर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स करो दैट ईच सेंटेंस हैज़ इन कॉम्प्लियंस ऑफ 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने, इसको आपको सोल्व करना है। आइए करते हैं। तो ए में कहा गया है आपसे ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट या ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट। क्या होगा, इज़ और आर। देखो ब्रेड एंड बटर एक ही चीज़ है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है, तो ये एक ही चीज़ है, तो सिंगुलर, इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। बी कहता है वन ऑफ द थीव्स। वन ऑफ द थीव्स मतलब किसी एक के बारे में बात की जा रही है, तो ये सिंगुलर ही होगा, तो वन ऑफ द थीव्स हैव नहीं हैज़ आएगा। वन ऑफ द थीव्स हैज़ बीन कॉट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है फाइंड आउट एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताए। अब वर्ब क्या होता है, कोई काम करने का कोई वर्ड जो किसी काम को होते हुए दिखाता है। जैसे सीन, यहाँ पर देखने को बता रहा है, यहाँ पर मेक देख करने को बता रहा है। तो इसी तरह से सीन, आई हैव सीन हिम वंस, तो मैंने उसको देखा एक बार। ये वंस है ना, यही एडवर्ब है, यही एडवर्ब है। इस सेंटेंस में देखो मेक, एडवर्ब क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज एडवर्ब होगा। क्वेश्चन 5 पर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर एडजेक्टिव। फर्स्ट, द मॉर्निंग्स ऑफ विंटर आर। क्या होती है मॉर्निंग्स ऑफ विंटर आर, लवली, लवलियर, लव्ड और लवलीएस्ट, तो लवली ऑप्शन ए सही होगा। बी, पूर्वी इज अ डैश गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, क्लेवरर गर्ल, स्मार्टर गर्ल और स्मार्ट गर्ल। तो इंटेलिजेंट गर्ल और स्मार्टर गर्ल या क्लेवर गर्ल आपको बताना है। देखो एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर क्लेवरर नहीं होगा, स्मार्टर नहीं होगा,
बचा क्या, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट भी आ सकता था, पूर्वी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल और पूर्वी इज़ अ स्मार्ट गर्ल। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ए का मतलब है कॉन्सोनेंट और वोवेल। देखो यहाँ पर यूज़ किया गया है वोवेल, तो एन आता, लेकिन ए लिखा हुआ है तो कॉन्सोनेंट आएगा, मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला शब्द आएगा, जैसे स्मार्ट, तो पूर्वी इज़ अ स्मार्ट गर्ल। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चूज द वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड करेक्टली। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स को ढूंढना है हमें। देखो मैंने सारे टिक लगा दिए हैं आपके सही स्पेलिंग्स पर। स्क्रिबलिंग की स्पेलिंग ये है, जर्नी की ये है, फ्लिकरिंग की ये, स्ट्रीमिंग की ये और स्पेशली की ये। तो ये चीज़ तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन ई आपके सामने, लिटरेचर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 7, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखो ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है आपको 2 लाइन, इसके बिहाफ पर क्वेश्चन के आंसर करने। लिखा हुआ है, माई हार्ट इज़ वार्म विद द फ्रेंड आई मेक एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, चूज द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। द लाइन माई हार्ट इज़ वार्म रेफर्स टू अ हार्ट दैट इज़ वॉट। देखो इसके बिहाफ पर एक लाइन दी गई है आपको और इसको कंप्लीट करना है आपको, और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपसे कहा गया है, माई हार्ट इज़ वार्म विद द फ्रेंड्स आई मेक फुल ऑफ लव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो यहाँ पर लाइन लिखी है इसमें वार्म और फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है, कि माई हार्ट इज़ वार्म विद द फ्रेंड्स आई मेक। तो यहाँ पर जो टर्म है वार्म वो रिप्रेजेंट करता है इमोशनल रिचनेस और जॉय को, ठीक है। तो लाइन माई हार्ट इज़ वार्म का मतलब अ हार्ट दैट इज़ फुल ऑफ लव ही होगा, ठीक है। फुल ऑफ लव से भरा हुआ, जैसे कंफर्ट, कंटेंटमेंट, इमोशनल वार्मथ की बात हो रही है यहाँ पे। स्पेसिफिकली एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट्स में यही ऑप्शंस आएंगे आपके सामने। दिस लाइन्स इज ऑफन डिफाइंड एज अ हार्ट दैट इज़ कंफर्टेबल और फुल ऑफ लव। तो यहाँ पर कंफर्टेबल आता तो भी एक बार को आंसर हो सकता था, अगर ये नहीं मिलता और फुल ऑफ लव आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट हर करंट फ्रेंड्स। अपने मतलब हाल जो अब उसके वर्तमान के दोस्त हैं उनके बारे में स्पीकर क्या कहता है। तो देखो स्पीकर बेसिकली डीपली दिखा रहा है कि कैसे वार्मथ और लवेबल है उसके फ्रेंड्स, अनबीटेबल क्वालिटी है उनके अंदर, डीप वैल्यू है, कंटेंटमेंट है। तो आप इस तरह के पॉइंट्स लिख दोगे। जैसे हम अगर एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास 2 पेज हो गए। अब इसमें अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर द स्पीकर डीपली cherishes her current friends describing her heart as warm with them। की पॉइंट्स कह लो आप या जो भी कह लो अबाउट हर फ्रेंड्स, विच इज़ वार्मथ एंड लव। सेकेंड हो सकता है कि अनबीटेबल क्वालिटी। थर्ड पॉइंट हो सकता है डीप वैल्यू। फोर्थ पॉइंट हो सकता है कंटेंटमेंट। और लास्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इस तरह से पॉइंट याद करके जाओगे तो इजी पड़ेगा पेपर में लिखना। थर्ड पॉइंट देखते हैं, व्हाट डज द लाइन बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स फीलिंग टुवर्ड्स देयर करंट फ्रेंड्स। ये लाइन क्या सजेस्ट कर रही है स्पीकर की फीलिंग के बारे में और उसके करंट फ्रेंड्स के बारे में जो स्पीकर रखता है। तो देखो, तो आप कुछ इस प्रकार लिखोगे कि द लाइन बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग सजेस्ट द स्पीकर सजेस्ट
suggests the speaker deeply values their current friends, believing them to be the best they will ever have। ठीक है, और वही जो मैंने बताया आपको, शोइंग कंटेंटमेंट, लव, लॉयल्टी एंड स्ट्रॉन्ग अप्रिशिएशन फॉर द इमोशनल वार्मथ दे प्रोवाइड। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4th। कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली, द टोन ऑफ द स्पीकर इन दीज लाइन्स इज ग्रेटफुल और कंटेंट। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, ग्रेटफुल भी और कंटेंट भी। तो देखो, ग्रेटफुल हो गया कि शुक्रिया वाली फीलिंग, और कंटेंट हो गया सेटिस्फाइड वाली फीलिंग, खुश रहने वाली फीलिंग। तो खुशी भी है, शुक्रगुजार है अपने दोस्तों के लिए, जो मिल गया उसमें सेटिस्फाइड है। तो दोनों ही सही हैं ऑप्शंस, ठीक है। और अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 20 और 30 वर्ड्स। 3 क्वेश्चंस आपके सामने, इनके 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको 20 से 30 वर्ड्स में। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल। तो नेशनल वॉर मेमोरियल का सिग्निफिकेंस क्या होता है। नेशनल वॉर मेमोरियल उन इंडियन सोल्जर्स के लिए बना है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हम आज सेफ इसलिए हैं क्योंकि सोल्जर्स ने अपना बलिदान दिया, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। तो आप आंसर्स में क्या लिखोगे कि द नेशनल वॉर मेमोरियल honors Indian soldiers who sacrificed their lives for the country and reminds us of their bravery। Patriotism and service to the nation, बहादुरी, देशभक्ति और नेशन के प्रति सर्विस देने के प्रति सेवा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट डिड अरुणिमा डू टू फुलफिल हर एम्बिशन ऑफ कनकरिंग माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए उसका जो एम्बिशन था उसको पूरा करने के लिए अरुणिमा ने क्या किया। देखो, अरुणिमा ने अपना पैर खो दिया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसने हार्ड ट्रेनिंग की और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ये उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर को दिखाता है, या कह लो स्ट्रॉन्ग विल पावर को दर्शाता है। तो यही आपको आंसर में लिखना है। अरुणिमा ट्रेन्ड हार्ड डिस्पाइट losing her leg and with strong determination and courage
successfully climbed Mount Everest to fulfill her ambition. क्लियर। और इसका सी पार्ट पूछता है कि वाई इज सुंदर सिंह रेफर टू एज अ फायरफ्लाई। तो फायरफ्लाई के रूप में सुंदर सिंह को क्यों नियुक्त किया गया? देखो, फायरफ्लाई अंधेरे में भी रोशनी देती है। सुंदर सिंह भी मुश्किल सिचुएशन में और लोगों को उम्मीद और हिम्मत देता है, इसलिए उसे फायरफ्लाई कहा गया है। तो इसीलिए ये आंसर आप लिख देंगे। Sundar Singh is called Firefly because he spreads love and hope, courage and positivity among people, even during dark and difficult times. क्लियर? इस तरह से आप लिखेंगे। तीनों का आंसर मैंने दे दिया, किसी एक का भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लांस नायक एल्बर्ट इक्का इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेसनेस, डिटर्मिनेशन एंड एक्सेप्शनल करेज। एलेबरेट करना है आपको इस बात को। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द पोएम माई डियर सोल्जर्स एंड्स विद अ प्रेयर फॉर द सोल्जर्स वेल बीइंग एंड ब्लेसिंग। Why is it important for each one of us to pray for the well-being of soldiers? देखो, अब दोनों का 80 से 90 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। तो प्रॉपर 80 वर्ड्स का आंसर तो आप खुद ही लिखेंगे, लेकिन मैं पॉइंट्स बता देता हूँ कि कैसे आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। याद करने होते हैं पहले पॉइंट्स, फिर उसके ऊपर आप लिखते हो। देखो, लांस नायक एल्बर्ट इक्का एक बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्फलेसनेस, डिटर्मिनेशन और एक्सेप्शनल करेज। ये हमें क्लियर है। इसके बाद आप देखो कि लांस नायक एल्बर्ट इक्का एक बहादुर इंडियन सोल्जर थे। वो वो वार के दौरान इंजर्ड हो गए, फिर भी रुके नहीं, अपनी जान की परवाह किए बिना एनिमी पर अटैक करते रहे। उन्होंने अपने साथियों की जहां जान बचाई, उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसलिए वो सेल्फलेस, डिटरमाइंड और करेजियस थे। ठीक है, सेल्फलेस मतलब बिना स्वार्थ के काम करना, डिटरमाइंड मतलब कभी हार ना मानने वाला, और करेजियस मतलब बहुत बहादुरी दिखाने वाला। तो लांस नायक एल्बर्ट वाज अ ब्रेव एंड सेल्फलेस soldier of the Indian army. ठीक है, then during the war he continued fighting even after being badly injured. तो दूसरा पॉइंट आ गया आपका। फिर तीसरा, he showed great determination and courage by attacking enemy positions and protecting his fellow soldiers. He did not care for his own life and sacrificed it for the safety of others and the nation. His bravery, patriotism and dedication make him a true hero, एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। इसमें पॉइंट्स कौन कौन से कि सेल्फलेसनेस की बात करें तो एक हो जाएगा इग्नोरिंग सेल्फ प्रिजर्वेशन। दूसरा हो जाएगा आपका सेविंग हिज ड्रीम। ठीक है, डिटर्मिनेशन में आ जाएगा आपका फाइटिंग थ्रू इंजरी।
इंस्पायरिंग अदर्स, ठीक है। और एक्सेप्शनल करेज में बात करें तो वेलोर इन बैटल, अनशेकन स्पिरिट, ठीक है। ये वो पॉइंट्स है जिन पर आप पूरा अपना आंसर लिखेंगे 80 वर्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आए, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो बी पार्ट है उसमें कहा गया है द पोएम माय डियर सोल्जर्स। इस पोएम में जो कि एंड होती है सोल्जर्स के लिए प्रेयर करते हुए, वेल बीइंग एंड ब्लेसिंग्स, उनको ब्लेसिंग देते हुए। तो आपसे पूछा गया है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि सोल्जर्स को हम प्रे करें कि वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो ये सिंपल सा आंसर आपको पता ही है कि हम प्रे क्यों करते हैं, जिससे कि हमारे देश की वो रक्षा कर सके, उनकी जान को ख़तरा ना हो और वो अच्छे से अपनी ड्यूटी कर पाए, हमारे लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। तो इस तरह से हम उनके लिए कामना करते हैं। तो सोल्जर्स बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, एक चीज़, कठिन कंडीशंस में रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, हम शांति से जी पाते हैं क्योंकि सिर्फ उनकी वजह से। प्यार से रिस्पेक्ट दिखाते हैं, प्यार से ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं वो हमें, इसलिए सोल्जर्स के लिए दुआ करनी इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज़ को आप आंसर्स में लिखोगे। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं? इसमें पॉइंट हो सकते हैं, पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पॉइंट से आपको याद रहेगा चीज़ें, और क्योंकि 80 नंबर का लिखना, 80 वर्ड्स का लिखना है तो आप खुद लिखने में ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। तो वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू प्रे फॉर सोल्जर्स। ए हो गया आपका पॉइंट, एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट। ये ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस करता है। एक्नॉलेज सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइस को एक्नॉलेज करता है। और लिख सकते हो आप ऑफर्स मोरल सपोर्ट, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उनको मोरल सपोर्ट ऑफर करते हैं हम, इस तरह से उनका हौसला बढ़ाते हैं। फोस्टर्स यूनिटी। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हैं आप, रिकॉग्नाइजेस देयर बर्डन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंश्योर्स पीस एंड फ्रीडम। ये कुछ पॉइंट है जिनके ऊपर आप लिख सकते हो कि क्यों हम सोल्जर्स के लिए प्रे करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त हुआ और आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसको बेहतर तरीके से बार बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ेंगे, तैयार करेंगे और अपने पेपर में बेहतर परफॉर्म करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, इंस्टा अकाउंट बनाया गया है नवा, आप फॉलो कर लीजिए। लाइफ के बारे में आपको बताया जाएगा। देखो मैं अलग से, अब आप जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप सुनना चाहते हैं कि इंस्टा अकाउंट क्यों बनाया गया है तो आप रुके रहिए। देखो लाइफ में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक तरफ तो स्टडीज़ है, एक तरफ स्पोर्ट्स है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ करियर है, ठीक है, एक तरफ आपका ठीक है, एक तरफ आपके फ्रेंड्स हैं, एक तरफ नॉलेज है, कंसिस्टेंसी है, ठीक है, फिर आपका जो कह लो डिस्ट्रैक्शन है, पैशन है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, चिंता मत करो। जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, स्पोर्ट्स जो आप खेलना पसंद करते हो, फैमिली आपको जो जहाँ पर आप समय ज़्यादा बिताते हो, करियर जो आपको लगता है कि आपको करना है लाइफ में, फ्रेंड्स जिनके साथ आप स्कूल में और घर से बाहर रहते हो, नॉलेज जो आप गेन कर रहे हो हर छोटी चीज़ से, चाहे वो स्कूल हो, दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, ट्यूशन हो, मार्केट हो,
मूवीज़ हो, फिल्म हो, रील्स हो, यूट्यूब वीडियोज़ हो। कंसिस्टेंसी, किसी एक काम को कितना करते हो आप लगातार। डिस्ट्रैक्शन, जो काम नहीं करना, जो काम आपके लिए ज़रूरी है ही नहीं, उसमें आप समय बिताते हो। पैशन, जो काम आपको करना बहुत पसंद है। इन सब चीज़ों में क्या कनेक्शन है? अगर सोचो आप, इन सब चीज़ों में अगर एक कनेक्शन ढूंढ लो आप, तो आप लाइफ में ना सब बैरियर्स को तोड़कर आगे निकल जाओगे। तो यही चीज़ समझाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को डॉट कनेक्ट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लाइफ को परस्यू करना चाहिए, लाइफ में कैसे आपको मुश्किल चीज़ों से उभरना चाहिए, कैसे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, कैसे नॉलेज ग्रैब करनी होगी, स्टडीज़ में क्या पढ़ना होगा, स्पोर्ट्स में क्या खेलना होगा, फ्रेंड्स कौन से बनाने हैं, फैमिली से क्या सीखना है, फैमिली को क्या समझाना है, करियर में क्या चूज़ करना है, क्या नहीं करना, कंसिस्टेंसी किसकी बनानी है, पैशन अगर तुम्हारा है तो उसको कैसे परस्यू करें, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, और नॉलेज गेन कैसे करते रहे हमेशा हमेशा। तो ये चीज़ों को समझने के लिए एक इंस्टा अकाउंट बनाया गया है। वो इंस्टा अकाउंट अपने आप में इस बात का प्रूफ रहेगा कि जो अभी जुड़ेंगे वो बच्चे आगे तक अपने अंदर एक चेंज देख पाएंगे। ठीक है, उस चेंज को बरकरार रखने के लिए अकाउंट पर जुड़ें और रील्स को एज अ लाइफ इंजॉय करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और अकाउंट को ज्वाइन कर लो। हाँ, नाम क्या है? लाइफ BTWN लाइन्स। ठीक है, इसमें अगर मैं लद्दाख भी जाऊंगा ना, इसमें अगर मैं कश्मीर भी जाऊंगा ना, तो वहाँ से मैंने क्या सीखा, इसमें अगर मैं कोई पढ़ाई करूँगा उसमें मैंने क्या सीखा, इसमें अगर मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें मैंने क्या सीखा, मैंने जॉब की उसमें मैंने क्या सीखा, मैं कहीं घूमने गया, मैंने कुछ ऑफ़र किया, मैं कहीं ऑर्डर किया, किसी से मैं मिला, जो भी लाइफ में सीखने को मिलता है और मैं आपको सिखा सकता हूँ, उसके लिए ये चैनल है। तो जाओ ज्वाइन कर लो। मेरा नाम सम्राट बालियान, इस नाम से भी आप मुझे इंस्टा पर सर्च कर सकते हैं, ये दोनों नाम आएंगे। ठीक है, सिर्फ एक रील अभी पोस्ट की है, समझ जाना। मिलता है आपसे, बाय बाय।